भाग 5। जाति एक अस्तित्वहीन प्रजातीय शुद्धता को परिरक्षित नहीं कर सकती। कास्ट कैनॉट प्रिजर्व अ नॉन एग्जिस्टेंट रेशियल प्योरिटी। कुछ लोगों ने जाति प्रथा के समर्थन में जैविक दलील दी है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य प्रजाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परिरक्षित रखना है। अब नृजाति वैज्ञानिकों का मत है कि विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं और संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। विशेषकर भारत के लोगों के मामले में तो ये स्थिति आवश्यक है। श्री D.R. भंडारकर ने हिंदू जनसंख्या में विदेशी तत्व विषय पर अपने प्रलेख में कहा है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी जिसमें विदेशी वंश का मिश्रण ना हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में है कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त हैं। जाति प्रथा के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि उनका विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने अथवा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। वास्तव में जाति प्रथा का जन्म भारत की विभिन्न प्रजातियों के रक्त और संस्कृति के आपस में मिलने के बहुत बाद में हुआ। यह मानना कि जातियों की विभिन्नताएं अथवा प्रजाति की वास्तविक विभिन्नताएं और विभिन्न जातियों के संबंध में यह मानना कि वे इतनी ही अधिक विभिन्न प्रजातियां थी, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या जातीय संबंध है? बंगाल के अछूतों और मद्रास के अछूतों में क्या जातीय संबंध है? पंजाब के ब्राह्मणों और पंजाब के चमारों में क्या जातीय अंतर है? मद्रास के ब्राह्मणों और मद्रास के पेरिया में क्या जातीय अंतर है? जाति की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण उसी प्रजाति का है जिसका पंजाब का चमार है, और मद्रास के ब्राह्मण की वही जाति है जो मद्रास के पेरिया की। जाति प्रथा मानव वंश या प्रजाति के विभाजन का निर्धारण नहीं करती। जाति प्रथा तो एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है। यदि यह मान लिया जाए कि जाति प्रथा मानव प्रजाति को विभाजित कर देती है, तो ये भी सवाल किया जा सकता है कि अगर भारत में अलग अलग जाति और रक्त के समुदायों को अंतर्विवाह करने की अनुमति दी, तो विभिन्न प्रजातियों और परिवारों को एक दूसरे में समागम से क्या हानि होगी? इसमें संदेह नहीं कि जहां तक आदमियों और जानवरों का संबंध है, उनमें इतना गहरा अंतर है कि विज्ञान इन्हें दो अलग अलग जीव रूपों की मान्यता देता है। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रजातियों की शुद्धता में विश्वास करते हैं, वे भी दावे के साथ ये नहीं कहते हैं कि अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग किस्म के होते हैं। वे सभी एक ही नस्ल की अलग अलग किस्मों के होते हैं। वे एक दूसरे की उपजातियों में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी संतानें जो स्वयं भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होंगी और जो बंध्या न होंगी। जाति प्रथा के पक्ष में आनुवंशिकता और यूजेनिक्स की तर्कहीन बातें बताई जाती हैं। अगर जाति प्रथा यूजेनिक्स के मूलभूत सिद्धांत के अनुकूल होती तो इसमें किसी को आपत्ति न होती, क्योंकि किसी को भी उत्तम व्यक्तियों द्वारा समागम से जाति की किस्म में सुधार लाने में आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जाति प्रथा के कारण उत्तम स्त्रियों और पुरुषों में सही समागम किस प्रकार सुनिश्चित होता है। जाति प्रथा नकारात्मक तथ्य है। ये केवल अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर्विवाह का निषेध करती है। यह ऐसा सकारात्मक उपाय नहीं है जिससे एक ही जाति के दो उत्तम नर नारी आपस में विवाह कर सकें। यदि जाति का उद्गम यूजेनिक्स के सिद्धांत पर आधारित है, तो उपजातियों का प्रादुर्भाव भी यूजेनिक्स के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता पूर्वक यह कह सकता है कि उपजातियों का उद्गम यूजेनिक्स के कारण हुआ है? मैं समझता हूं कि स्पष्ट कारणों से ऐसा मानना बहुत ही असंगत है। अगर जाति का आशय प्रजाति या नस्ल से है, तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर को प्रजातीय अंतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तब उपजातियां भी उसी परिकल्पना के आधार पर उसी एक मूल नस्ल की उपखंड होंगी। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों में आपस में रोटी बेटी के व्यवहार पर रोक लगाने का उद्देश्य प्रजाति या रक्त की शुद्धता बनाए रखना नहीं हो सकता। फिर यदि उपजातियों का उद्गम यूजेनिक्स ही हो सकता, तो इस कथन में कोई दम नहीं है कि प्रजाति का उद्गम यूजेनिक्स है। फिर अगर यह मान भी लिया जाए कि जाति का उद्गम यूजेनिक्स के प्रयोजन से है, तो अंतर्विवाह संबंधी निषेध समझ में आ जाता है। लेकिन विभिन्न जातियों के बीच और विभिन्न उपजातियों के बीच खानपान पर भी निषेधाज्ञा लगाने का क्या प्रयोजन है? आपस में खानपान से तो रक्त पर असर नहीं पड़ता, और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि इससे प्रजाति या नस्ल सुधरेगी या खराब होगी।
इससे सिद्ध है कि जाति का कोई भी वैज्ञानिक उद्गम कारण नहीं है, और जो इसे यूजेनिक्स के आधार पर सही बताना चाहते हैं वे विज्ञान का नाम लेकर घोर अवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। यूजेनिक्स को व्यवहारिक संभावना के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक हमें आनुवंशिकता के नियमों का पक्का ज्ञान न हो जाए। प्रोफेसर बेटसन अपनी पुस्तक मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी में कहते हैं, यदि संतान में बेहतर मानसिक गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष वंश परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। हो सकता है कि जो गुण संतान में आए हैं या जो शारीरिक शक्ति उसमें अधिक मात्रा में है वह अनेक कारणों के होने से घटित है, न कि केवल एक आनुवंशिक तत्व के उसके शरीर में होने के कारण। यदि यह तर्क दिया जाए कि जाति प्रथा यूजेनिक्स की परिकल्पना का परिणाम था तो उसका आशय वह होगा कि आज के हिंदुओं के पूर्वज आनुवंशिकता के विषय में उस ज्ञान से संपन्न थे जो आधुनिक वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। पेड़ की जांच उसके फलों से की जानी चाहिए। अगर जाति यूजेनिक्स के आधार पर होती तो उससे किस नस्ल के आदमी पैदा होने चाहिए थे? जहां तक शारीरिक क्षमता का संबंध है उसमें हिंदू प्रजाति सबसे घटिया किस्म C3 की है। वह छोटे आकार के बौनों की जाति है जिनका शारीरिक विकास अवरुद्ध है और जिनमें दम नहीं है। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी 90% जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे स्पष्ट है कि जाति प्रथा आधुनिक वैज्ञानिकों की यूजेनिक्स की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शान और स्वार्थ की प्रतीक है जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार इतने समृद्ध थे कि उन्होंने इस जाति प्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर जबरदस्ती के बल पर अपने से निचले तबके के लोगों पर लागू किया।